कहाँ ये बड़े मकानों में रहने वाले पढ़े लिखे बड़े लोग, और कहाँ वह। उसे बड़ी आशा थी कि प्रदीप की शादी में उसे कम से कम एक अच्छी धोती तो जरूर मिलेगी। वह कई बार कह भी चुकी थी, भाभी प्रदीप की शादी कब कर रही हो। सुनकर सरोज को गुस्सा ही आता। उससे अधिक इस जमादारिन को उसके बेटे की शादी की चिंता है। जब भी अपने पैसे लेने आती है, प्रदीप की शादी का जिक्र जरूर छेड़ती है। कई बार तो उसने उपेक्षा से कह भी दिया था, प्रदीप की शादी की तुझे बहुत चिंता है रे संतो। उसकी शादी किसी ऐरे गहरे से तो कर नहीं दूंगी। बहुत सुंदर लड़की मिलेगी तभी उसकी शादी करूंगी। आखिर इंजीनियर है मेरा बेटा। संतो बेशर्मों की तरह हंसकर बोली, सो तो है भाभी, चांद जैसी दुल्हन लाना, और मैं भी इस बार नेग में अच्छी सी साड़ी लूंगी। याद रखना। इसी बात पर कुटती है सरोज। जब देखो मुंह बाए रहती है। पर वह कुछ बोली नहीं, मुंह बनाकर अंदर चली गई। संतो भी अब वहां रुकी नहीं। अभी बहुत जगह का काम बाकी रह गया था। सरोज ने कई लड़कियां देखने के बाद आखिर एक जगह प्रदीप की शादी तय कर दी थी। लड़की पढ़ी लिखी, सुंदर और सुशील थी। शादी तय होते ही तैयारियां भी शुरू हो गई। जब शादी की गहमा गहमी खत्म हो गई, तब संतों ने अपनी साड़ी की याद दिलाई। भाभी साड़ी अच्छी होनी चाहिए, इस बार ऐसी वैसी साड़ी नहीं लूंगी। अरे जरा चैन तो लेने दे, देखती नहीं कितना काम पड़ा है घर में। सारा घर अस्त व्यस्त है। सारा घर वाकई अस्त व्यस्त ही पड़ा था। अगले दिन वह चाय का एक कप लेकर बरामदे में बैठी ही थी कि संतों ने गेट खोलकर अंदर प्रवेश किया। उसे देखते ही वे कुड़ गई। आ गई फिर से दिमाग चाटने। कल ही तो पूरी कचौरी और ढेर सारी मिठाई ले गई थी, अब फिर से साड़ी का पचड़ा लेकर बैठ जाएगी। उसका यही रवैया तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। भाभी गए सब रिश्तेदार? उसने वहीं बैठते हुए पूछा। हाँ सब गए। दोनों बेटियां भी चली गई? हाँ वे भी गई। भाभी अब कुछ दिन तो बहुत खाली खाली सा लगेगा। हाँ वह तो है। भाभी मैं कह रही थी कि अब मुझे भी निपटा देती। क्यों, कल तू पूरी कचौरी और ढेर सारी मिठाई ले नहीं गई? वो तो ठीक है भाभी, मिठाई तो तुमने भरपूर ही दी, उसकी शिकायत भी मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरी साड़ी भी दे देती। संतो क्यों दिमाग खाए जा रही है? तू देख नहीं रही कि घर कैसा कबाड़ खाना बना पड़ा है? अब घर ठीक करूं या तेरे लिए साड़ी लेने बाजार जाऊं? देखती रह गई संतो। तो अभी तक उसके लिए साड़ी आई ही नहीं है। महीनों बीत गए, साड़ी की बात आई गई हो गई। मुक्ता गर्भवती थी, उसे चौथा महीना चल रहा था। पहली बार माँ बनने जा रही थी, इसलिए उसकी खूब देखभाल की जा रही थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि एक दुर्घटना घट गई। मुक्ता बाथरूम में नहाने जा रही थी कि अचानक फिसल गई और पेट के बल गिर पड़ी। खून की धार बह चली। सब लोग घबरा गए। फौरन एम्बुलेंस मंगवाकर उसे नर्सिंग होम ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। मुक्ता को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया था। तभी एक और परेशानी खड़ी हो गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन थिएटर से निकलकर कहा, मरीज को खून चढ़ाना पड़ेगा। आप में किसी का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है? सबका ब्लड चेक किया गया, पर किसी का भी ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव नहीं निकला। जिसका था भी वह चुप कर बैठ गए। वह सब तरफ से निराश हो चुके थे कि तभी संतो उधर से गुजरी। उसका घर अस्पताल की तरफ ही था। सरोज को अस्पताल के बाहर बेचैनी से टहलते हुए देखकर उसने पास आकर पूछ लिया, भाभी क्या बात है, कोई बीमार है? सरोज रुआसी हो गई। उसने सारी बात उसे बता दी। सारी बातें सुनकर संतो बोली, भाभी रो मत। संतो ने कहा, मेरा खून ले लो। उसका खून चेक किया गया तो ओ पॉजिटिव ही निकला।
सबकी जान में जान आई। तुरंत डॉक्टर ने उसका खून लेकर मुक्ता को चढ़ाया। मुक्ता को ऑपरेशन कर दिया गया। कुछ दिन नर्सिंग होम में रहकर वे घर लौट आई। घर के सब लोगों ने मिलकर तय किया कि संतो ने खून देकर मुक्ता की जान बचाई है, इसलिए उसे एक साड़ी और 500 रुपये दिया जाना चाहिए। दूसरे दिन जब संतो साफ सफाई करने आई तो सरोज ने उसे रोक लिया और अंदर से साड़ी और रुपए लाकर उसके सामने रख दिए। संतो साड़ी और रुपए देखकर पहले तो खुश हुई, परंतु शीघ्र ही उसके चेहरे पर उदासी छा गई। भाभी, क्या तुम मेरे खून की कीमत दे रही है क्या? सुनकर सरोज चौंकी। उसे इस प्रश्न की तो सपने में भी आशा नहीं थी। वह तो सोच रही थी कि साड़ी के साथ रुपए भी पाकर संतो खुशी से उछल पड़ेगी। नहीं नहीं संतो, तुम ही तो कितने दिनों से साड़ी मांग रही थी। सच, मुझे फुर्सत ही नहीं मिल पा रही थी। कल बाजार गई तो साड़ी की याद आ गई। भाभी, ये साड़ी अगर तुम 1-2 महीने बाद देती तो शायद मैं तुम्हारी बात सच भी मान लेती। इतने दिनों तक तुमको साड़ी की याद नहीं आई और आज तुम साड़ी के साथ रुपए भी दे रही हो। ना भाभी ना, मेरा खून बेचने के लिए नहीं है। नहीं, तू गलत समझ रही है संतो। सरोज ने उसे समझाने का असफल प्रयास करते हुए कहा। भाभी, मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ। तुम अमीर लोग हर बात को रुपयों से क्यों तोलते हो, मेरी तो समझ में ही नहीं आता। भाभी, तुम ऊंची जाति के लोग तो हम लोगों के दुख सुख में शामिल नहीं होते, पर कम से कम हम लोगों को तो अपने दुख सुख में शामिल होने दो। सुख में ना सही तो कम से कम दुख में ही सही। सरोज आश्चर्य से खड़ी थी और संतो कहे जा रही थी। भाभी, हम लोग तुम लोगों का मेला धोते हैं और तुम लोग पैसा देकर सब हिसाब बराबर कर लेती हो, लेकिन पैसे से क्या हिसाब बराबर होता है? भाभी, मैं यदि तुमको 4 गुना अधिक पैसा दूं तो क्या तुम मेरे घर का मेला धोने के लिए तैयार हो जाओगी? बोलो भाभी। सरोज चुपचाप खड़ी रही। भाभी, हम लोग आप लोगों के घर की गंदगी साफ करते हैं, शहर को साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन आप लोग हम लोगों को ही सबसे गंदा समझते हैं। ऐसा क्यों है भाभी? सरोज को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या कहे। संतो बाहर जाने के लिए खड़ी हो गई थी। साड़ी और रुपए जैसे के तैसे रखे थे। सरोज का मन ना जाने कैसा हो रहा था। उसकी इच्छा हो रही थी कि वह संतो को रोककर उसके पैरों पर गिर पड़े, लेकिन वह डर रही थी कि ऐसा करने से कहीं संतो का और अधिक अपमान ना हो जाए, और वही जड़ सी खड़ी रही। संतो गेट के बाहर जा चुकी थी। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।